दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए जो कहानी लाए हैं, आशा है आपको ज़रूर पसंद आएगी। उसका नाम है मोह भंग। नाव्या, कल जो लेटर्स तुम्हें ड्राफ्टिंग के लिए दिए थे वो हो गए क्या? ऑफिस सुपरिटेंडेंट नमन जी की आवाज़ सुनकर मोबाइल पर चैट करती नव्या की उंगलियां थम गईं। उसने मनन जी को गुड मॉर्निंग कहा और फिर अपनी टेबल की दराज से कुछ रफ पेपर निकालकर उनकी तरफ बढ़ा दिए। देखते ही देखते मनन जी का पारा फिर से रोज़ की तरह चढ़ गया। वह बोले, ये क्या है? न तो इंग्लिश में स्पेलिंग सही है और न ही हिंदी में मात्राएं। ये होती है क्या ड्राफ्टिंग? तुम्हें कुछ आता भी है? आजकल तुम्हारा ध्यान काम पर नहीं है। सर, आप चिंता ना करें, कंप्यूटर सारी मिस्टेक सही कर देगा, नाव्या ने बड़ी ही लापरवाही से कहा। मनन जी कुछ तीखा कहते उससे पहले ही नाव्या का मोबाइल बज उठा। वह एक्सक्यूज़ मी कहती हुई वहाँ से चल पड़ी और अपना मोबाइल लेकर रूम से बाहर निकल गई। आधा घंटा बतियाने के बाद चहकती हुई नाव्या वापस आई तो देखा मनन जी अपने कंप्यूटर पर उन्हीं लेटर्स को टाइप कर रहे थे। वह अच्छी तरह से जानती है कि इन्हें कंप्यूटर पर काम करना नहीं आता। मनन जी को परेशान होता देखकर उसे कुछ अपराध बोध हुआ, मगर नाव्या भी क्या करे आखिर। मनन का फ़ोन या मैसेज देखते ही बावली सी उठती है, फिर उसे कुछ और दिखाई या सुनाई ही नहीं देता। आप रहने दीजिए ना सर, मैं टाइप कर देती हूँ, बस 5 मिनट दे दीजिए मुझे। नव्या ने उनके पास जाकर कहा, साहब आते ही होंगे, लेटर्स तैयार नहीं होंगे तो गुस्सा करेंगे। मनन जी ने अपनी नाराज़गी को पीते हुए कहा, सर तो आज लंच के बाद आएंगे। अच्छा, लंच के बाद आएंगे? बिग बॉस के साथ मीटिंग में जा रहे हैं ना? नाव्या बोली, तुम्हें कैसे पता? यूँ ही, वह कल सर फ़ोन पर बिग बॉस से बात कर रहे थे ना, तब मैंने सुना था। नाव्या को लगा मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वह अचानक से सक पका गई और फिर मनन जी से लेटर्स लेकर चुपचाप टाइप करने लगी। नाव्या को इस ऑफिस में ज्वाइन किए हुए लगभग पूरे 4 साल हो गए थे। अपने पापा की मृत्यु के बाद सरकारी नियमानुसार उसे यहाँ क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। मनन जी ने ही उसी ऑफिस का सारा काम सिखाया था। चूँकि वे नाव्या के पापा के सहकर्मी थे, इस नाते भी वह उन्हें पिता सा सम्मान देती रहती थी। शुरू शुरू में जब उसने ज्वाइन किया था तो कितना उत्साह था उसमें हर नए काम को सीखने का। काफ़ी ध्यान से वह सब कुछ सीखा करती थी। मगर जब से ये नए बॉस रमन आए हैं, नाव्या का मन तो बस उनके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। नाव्या का कुमारा मन रमन को देखते ही दीवाना सा हो गया था। 5 फुट 8 इंच हाइट, हल्का सांवला रंग और एकदम परफेक्ट कद काठी, और बातचीत का अंदाज तो इतना लुभावना कि उसे शब्दों का जादूगर ही कहा जा सकता है। असंभव शब्द तो जैसे नेपोलियन की तरह उसकी डिक्शनरी में भी नहीं था। हर मुश्किल का हल था उसके पास। नाव्या को लगता था कि बस वे बोलते ही रहे और वह चुपचाप सुनती रहे। ऐसे ही जीवन साथी की तो कल्पना की थी उसने अपने लिए। रमन नई विचारधारा का हाईटेक ऑफिसर था। वह पेपर वर्क का पक्षधर था। ऑफिस के सारे काम कंप्यूटर और मेल से करने पर जोर देता रहता था। उसने मनन जी से भी, जैसे रिटायरमेंट के करीब व्यक्ति को भी जब मेल करना सिखा दिया तो नाव्या उसकी फ़ैन हो गई। सिर्फ नाव्या ही नहीं, बल्कि ऑफिस का सारा स्टाफ ही रमन के व्यवहार का पूरी तरह से कायल था। वह अपने ऑफिस को भी परिवार की ही तरह समझता था। स्टाफ के हर सदस्य में पर्सनल टच रखता था। उसका मानना था कि हम दिन का एक अहम हिस्सा जिनके साथ बिताते हैं उनके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए और उनसे जुड़ी हर अच्छी और बुरी बात में हमें उनके साथ खड़े रहना चाहिए। अपनी इस नीति के तहत हर दिन किसी एक व्यक्ति को अपने चैम्बर में बुलाकर चाय की चुस्कियों के साथ रमन उनसे व्यक्तिगत स्तर पर ढेर सारी बातें करता था। इसको कहते हैं पर्सनल टच। इसी सिलसिले में नाव्या को भी अपने साथ चाय पीने के लिए आमंत्रित करता था। जिस दिन रमन के साथ काव्या की ऑफिस डेट होती थी, वह बड़े ही मन से तैयार होकर आती थी।
कभी कभी अपने हाथ से बने स्नैक्स भी रमन को खिलाती थी। अपने स्वभाव के अनुसार वह उसकी हर बात की तारीफ करती थी। नाव्या को लगता जैसे वह हर डेट के बाद रमन के और भी ज़्यादा करीब आ जाती है। पता नहीं क्या था रमन की गहरी आंखों में कि उसने एक बार झांका तो बस उनमें डूबती ही चली गई। रमन को शायद नाव्या की मनोदशा का कुछ कुछ अंदाज़ा हो गया था, इसलिए वह अब नाव्या को अपने चैम्बर में अकेले कम ही बुलाता था। एक बार तो बातों बातों में रमन ने उससे अपनी पत्नी प्रिया और 2 बच्चों विहान और विवान का जिक्र भी कर दिया था ताकि वह उससे दूरी बनाए रखे। बच्चों में तो नाव्या ने दिलचस्पी दिखाई थी, मगर पत्नी का जिक्र आते ही उसका मुंह उतर गया, जिसे रमन की अनुभवी आंखों ने फौरन ताड़ लिया था। पिछले साल रमन अपने बच्चों की गर्मी की छुट्टियों में परिवार सहित शिमला घूमने गया था। उसकी गैर मौजूदगी में ऑफिस में नाव्या को पहली बार यह एहसास हुआ कि रमन उसके लिए कितना ज़रूरी हो गया है। उसके बिना ऑफिस में उसे मज़ा ही नहीं आता था। रमन का खाली चैम्बर उसे काटने को दौड़ता था। दिल के हाथों मजबूत होकर तीसरे दिन नाव्या ने हिम्मत जुटाकर रमन को फ़ोन लगाया। पूरा दिन उसका फ़ोन नॉट रीचेबल आता रहा। शायद पहाड़ी इलाके में नेटवर्क कमज़ोर होगा, इसीलिए नेटवर्क कम था। आखिरकार उसने व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दिया, मिसिंग यू, कम सून। देर रात मैसेज देखने के बाद रमन ने रिप्लाई में सिर्फ 2 स्माइली भेजी, मगर वे भी नाव्या के लिए अमृत की बूंदों के समान थी। 1 हफ्ते बाद जब रमन ऑफिस आया तो उसे देखते ही नाव्या पूरी तरह से खिल उठी। उसने थोड़ी देर तो रमन के बुलावे का इंतज़ार किया, उसके बाद खुद ही उसके चैम्बर में जाकर उसके ट्रिप के बारे में पूछने लगी। रमन ने भी उत्साह से उसे अपने सारे अनुभव बताए। रमन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा था कि जब जब भी प्रिया का जिक्र आता नाव्या कुछ बुझ सी जाती थी। कई दिनों के बाद दोनों ने एक साथ वहीं चैम्बर में बैठकर चाय पी थी। आज नाव्या बहुत ज़्यादा खुश थी। दोपहर में रमन जी ने एक मेल दिखाते हुए नाव्या से उसका रिप्लाई बनाने को कहा। कंपनी सेक्रेटरी ने आज ही ऑफिस स्टाफ की कंप्लीट डिटेल मंगवाई थी। रिपोर्ट बनाते समय अचानक नाव्या मुस्कुरा उठी। जब रमन की डिटेल बनाते समय उसे यह बात पता चला कि अगले महीने ही रमन का जन्मदिन है, मन ही मन उसने रमन के लिए सरप्राइज़ प्लान कर लिया था। जन्मदिन वाले दिन सुबह सुबह नाव्या ने रमन को फ़ोन किया, हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू सो मच। मगर तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? रमन ने उससे पूछा। यही तो अपनी ख़ास बात है सर, जिसे यादों में रखते हैं उसकी हर बात याद रखते हैं, नाव्या ने शायराना अंदाज में इठलाते हुए कहा। रमन उसके बचपने पर मुस्कुरा उठा। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, ट्रीट तो बनती ही है। नाव्या ने अब अगला तीर छोड़ा। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, बोलो कहाँ लोगी? जहाँ आप ले चलो, आप साथ होंगे तो कहीं भी चलेगा। नाव्या धीरे धीरे मुद्दे की तरफ आ रही थी। अंत में तय हुआ कि रमन उसे मैटनी शो में फिल्म दिखाएगा। रमन के साथ 3 घंटे उसके बगल में बैठने की कल्पना करके ही नाव्या हवा में उड़ रही थी। उसने रमन से कहा कि फिल्म के टिकट वह ऑनलाइन बुक करवा लेगी। अच्छी तरह चेक करके नाव्या ने लास्ट रो की 2 कॉर्नर सीट हम दोनों के लिए बुक करवा ली। अपनी पहली जीत पर उत्साह से भरी वह आधा घंटा पहले ही पहुंचकर हॉल के बाहर रमन का इंतज़ार करने लगी, मगर रमन फिल्म शुरू होने पर ही वहां पर आया था। उसे देखते ही नाव्या ने मुस्कुराकर एक बार फिर उसे बर्थडे विश किया और दोनों हॉल में चले गए। चूँकि फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी और हॉल में अंधेरा था, इसलिए नाव्या ने धीरे से रमन का हाथ थाम लिया। फिल्म बहुत ही कॉमेडी थी। नाव्या हर पंच पर हंस हंस के दोहरी हुई जा रही थी। 1-2 बार तो वह रमन के कंधे से ही सट गई। इंटरवल के बाद एक डरावने से सीन को देखकर उसने रमन का हाथ कस कर थाम लिया। एक बार हाथ थामा
तो फिर उसने पूरी फिल्म में उसे पकड़े ही रखा। रमन ने भी हाथ छुड़ाने की ज़्यादा कोशिश नहीं की। फिल्म ख़त्म होते ही हॉल खाली होने लगा था। नव्या ने कहा, 2 मिनट रुक जाते हैं, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। फिर अपने पर्स में कुछ टटोलने का नाटक करते हुए वह बोली, ये लो, आपसे ट्रीट तो ले ली और बर्थडे गिफ्ट दिया ही नहीं, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। रमन ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, नव्या ने एक बड़ा सा किस उनके गालों पर जड़ दिया। रमन ने ऐसे सरप्राइज गिफ्ट की कोई कल्पना भी नहीं की थी। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा और उसके बाद अनजाने ही उसके हाथ नाव्या के इर्द गिर्द लिपट गए। नाव्या के लिए ये एकदम अनछुआ एहसास था। वह बहुत खुश थी। उसका रोम रोम भीग गया। वह रमन के कान में धीरे से बुदबुदाई, यह जन्मदिन आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। रमन अभी भी असमंजस में था कि इस राह पर कदम आगे बढ़ाए या फिर यहीं पर रुक जाए। हिचकोले खाता खाता यह रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जब भी नाव्या रमन के साथ होती तो रमन उसे एक समर्पित प्रेमी सा लगने लगता, और जब वह उससे दूर होती तो उसे यह महसूस होता कि जैसे रमन से उसका कोई रिश्ता ही नहीं है। जहाँ नाव्या हर वक्त उसके ख्यालों में खोई रहती, वही रमन के लिए उसका काम उसकी पहली प्राथमिकता थी, और उसके बाद उसके बच्चे। नाव्या ऑफिस से जाने के बाद भी रमन के संपर्क में लगातार रहना चाहती थी, मगर रमन को यह मंजूर नहीं था। रमन ऑफिस के बाद न तो उसका फ़ोन उठाता था और न ही किसी मैसेज का जवाब देता था। कुल मिलाकर नाव्या उसके लिए दीवानी हो चुकी थी, मगर रमन शायद अभी भी इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह से गंभीर नहीं था। एक दिन सुबह सुबह रमन ने नाव्या को चैम्बर में बुलाकर कहा, नाव्या, मुझे घर पर मैसेज मत किया करो प्लीज़। घर जाने के बाद बच्चे मेरे मोबाइल में गेम खेलने लगते हैं। ऐसे में कभी तुम्हारा कोई मैसेज किसी के हाथ लग गया तो बवाल मच जाएगा। क्यों? क्या तुम डरते हो किसी से? नाव्या ने उसे ललकारा। बात डरने की नहीं है नाव्या, यह हम दोनों का निजी रिश्ता है। इसे सार्वजनिक करके इसका अपमान नहीं करना चाहता। शायद तुम समझ रही हो, कहते हैं ना कि खूबसूरती की लोगों की बुरी नज़र लग जाती है, और मैं नहीं चाहता कि हमारे इस खूबसूरत रिश्ते को किसी की भी बुरी नज़र लगे। रमन ने नाव्या को बातों के जाल में उलझा दिया, क्योंकि वह जानता था कि प्यार से न समझाया गया तो नाव्या अभी भी जिद करने लगेगी और फिर यहीं रोना धोना शुरू कर देगी। अपने पूरे समर्पण के बाद भी नाव्या रमन को अपने लिए दीवाना नहीं बना पा रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्या करे जिससे रमन सिर्फ उसका ही होकर रह जाए। वह रमन को कैसे जताए कि वह उससे कितना प्यार करती है, उसके लिए किस हद से गुजर सकती है और किसी से भी बगावत कर सकती है। आखिर नाव्या को एक तरीका सूझ ही गया। रमन अभी ऑफिस के लिए घर से निकला ही था कि नाव्या का उसे फ़ोन आया। बेहद कमज़ोर सी आवाज़ में उसने रमन से कहा, रमन, मुझे बहुत तेज़ बुखार है और माँ भी 2 दिन से नानी के घर गई हुई है। प्लीज़ मुझे कोई दवा ला दो, और हाँ, मैं आज ऑफिस नहीं आ सकूँगी, तुम प्लीज़ ज़रा एडजस्ट कर लेना। रमन ने अपनी घड़ी की ओर देखा। अभी आधा घंटा था उसके पास, ऑफिस खुलने में आधा घंटा और था। उसने रास्ते में एक मेडिकल स्टोर से बुखार की दवा ली और नाव्या के घर जा पहुंचा। डोरबेल बजाई तो अंदर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला है, आ जाओ। रमन अंदर आ गया। आज पहली बार वह नाव्या के घर आया था। नाव्या बिस्तर पर लेटी हुई थी। रमन ने इधर उधर देखा। घर में उन दोनों के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। रमन ने प्यार से नाव्या के सिर पर हाथ रखा तो चौंक उठा और बोला, अरे तुम्हें तो बुखार है ही नहीं। वह उसे लिपट कर सिसक उठी। रोते रोती उससे बोली, रमन, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकती। मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूं। तुम्हें कैसे अपने प्यार की गहराई दिखाऊं। तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे
तुम्हें खुद से बांध सकूं, हमेशा हमेशा के लिए अपना बना सकूं। मैं तो तुम्हारा ही हूँ पगली, क्या तुम्हें अपने प्यार पर इतना सा भी भरोसा नहीं है? रमन ने उसके आंसू पोंछते हुए उससे कहा। भरोसा तो मुझे तुम पर अपने आप से भी ज़्यादा है, कहकर नव्या उसे और भी कसकर लिपट गई। बिल्कुल सिरफिरी हो तुम, कहकर रमन भी उससे थोड़ा सा लिपट गया और उसके बालों को सहलाता सहलाता उसके आंसुओं के साथ वह भी उसके साथ बहने लगा। तन्हाइयों ने उनका भरपूर साथ दिया और दोनों एक दूसरे में खोते चले गए। अपना मन तो नव्या पहले ही उसे दे चुकी थी, आज अपना तन भी उसने अपने प्रिय को सौंप ही दिया। शादीशुदा रमन के लिए यह कोई अनोखी बात नहीं थी, मगर नव्या का कुंवारा तन पहली बार यह सब देख रहा था, पहली बार प्यार की सतरंगी फुहारों से तरबतर हुआ था। नव्या अब संतुष्ट थी कि उसने रमन को पूरी तरह से पा लिया था। झूम उठी थी वह जब रमन उसे प्यार से सिरफिरी कहता था, मगर उसका यह खुमार भी जल्दी ही उतर गया। 2-3 साल तो रमन के मन का भौरा नव्या के तन के पराग पर मंडराता रहा, मगर फिर वही ढाक के 3 पात। रमन फिर से अपने काम की तरफ झुकने लगा और नाव्या को फिर से नज़रअंदाज करने लगा। अब तो नाव्या के पास भी समर्पण के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा था। वह परेशानी में और भी अधिक दीवानी होने लगती। कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता। उनका रिश्ता भी पूरे विभाग में चर्चा का विषय बन गया था। लोग सामने तो रमन की गरिमा का ख्याल कर लेते थे, मगर उनके पीठ पीछे उसे नव्या का भविष्य बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराते थे। हालांकि रमन तो अपनी तरफ से रिश्ते को नकारने की पूरी कोशिश करता था, मगर नव्या का दीवानापन उनके रिश्ते की हकीकत को बयां कर ही देता था। बल्कि वह तो खुद चाहती थी कि लोग उसे रमन के नाम से ही जाने। बात उड़ते उड़ते दोनों के घरों तक आखिर पहुंच ही गई। जहां नव्या की माँ उसकी शादी पर जोर देने लगी, वहीं प्रिया ने भी रमन से इस रिश्ते की सच्चाई के बारे में काफ़ी सारे सवाल कर लिए थे। प्रिया को तो रमन ने अपने शब्दों के जाल में उलझा लिया था, मगर विहान और विवान के सवालों के जवाब थे उनके पास। एक पिता भला अपने बच्चों से यह कैसे कह सकता है कि उनकी माँ की नाराज़गी बिल्कुल सही है और उनकी नाराज़गी का कारण उसके नाजायज़ संबंध हैं। रमन नाव्या से प्यार तो करता था, मगर एक पिता की जिम्मेदारियां भी बखूबी समझता था। वह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करना चाहता था। उधर नाव्या की दीवानगी भी रमन के लिए परेशानी का लगातार कारण बनने लगी थी। एक दिन नव्या ने रमन को अकेले में मिलने के लिए बुलाया। रमन को उस दिन प्रिया के साथ बच्चों के स्कूल पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ज़रूरी जाना था, इसलिए उसने साफ मना कर दिया। यही बात नव्या को नागवार गुजरी। वह लगातार रमन को फ़ोन करने लगी, मगर रमन उसकी मानसिकता अच्छी तरह से समझता था। उसने अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर डाल दिया था। मीटिंग से फ्री होकर रमन ने फ़ोन देखा तो नव्या की 20 मिस्ड कॉल देखकर उसका सिर चकरा गया। एक मैसेज भी था कि अगर मुझसे मिलने नहीं आए तो मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। सिरफिरी है, कुछ भी कर सकती है। सोचते हुए रमन ने उसे फ़ोन लगाया। सारी बात समझाने पर नव्या ने उसे घर आकर सॉरी बोलने की शर्त पर आखिर माफ़ किया। इतने दिनों बाद एकांत मिलने पर दोनों का बहकना तो स्वाभाविक ही था। उसके थोड़ी देर के बाद नव्या ने ही बात करनी शुरू की। रमन, हमारे रिश्ते का भविष्य क्या है? सब लोग मुझ पर शादी करने का दबाव बना रहे हैं। सही ही तो कर रहे हैं सब। अब तुम्हें भी इस बारे में ध्यान से सोचना चाहिए, रमन ने कहा। शर्म नहीं आती है तुम्हें मुझसे ऐसी बात करते हुए? क्या तुम मुझे किसी और के साथ देख सकते हो? क्या किसी और के साथ शादी करूंगी तो तुम्हें पसंद आएगा? नव्या जैसे तड़प उठी और चिल्लाने लगी। नहीं कर सकता, मगर हकीकत यही है कि मैं तुम्हें प्यार तो कर सकता हूँ और करता भी हूँ, मगर एक सुरक्षित भविष्य कभी नहीं दे सकता। रमन ने
उसे समझाने की कोशिश की, मगर तुम्हारे बिना तो मेरा कोई भविष्य ही नहीं है रमन। नाव्या के आंसू अब लगातार बहने लगे। रमन समझ नहीं पा रहा था कि इस सिरफिरी को आखिर वो समझाए तो समझाए कैसे। तभी रमन का कोई ज़रूरी कॉल आ गया और वह नाव्या को हैरान परेशान छोड़कर वहाँ से चला गया। नाव्या ने अपने आप से प्रश्न किया, क्या रमन उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसे धोखा दे रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रमन ने कभी भी उससे शादी करने का कोई झूठा वादा नहीं किया था, बल्कि पहले दिन से ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। प्यार की पहल खुद उसी ने ही की थी। उसी ने रमन को निमंत्रण दिया था अपने पास आने का, अपने घर आने का। नाव्या को अपने मन से जवाब मिला, तो फिर क्यों वह रमन को जवाबदेह बनाना चाह रही है? क्यों वह अपनी स्थिति के लिए लगातार उसे जिम्मेदार ठहरा रही है? नाव्या दो राह पर खड़ी थी। एक तरफ रमन का प्यार था, मगर उस पर अधिकार नहीं था, और दूसरी तरफ ऐसा भविष्य था जिसके सुखी होने की कोई गारंटी नहीं थी। क्या करे, क्या ना करे? कहीं और शादी कर भी ले तो क्या रमन को भुला पाएगी? उसके इतना पास रहकर क्या किसी और को अपनी बगल में जगह दे पाएगी? प्रश्न तो बहुत सारे थे, मगर जवाब एक भी नहीं। इसी कश्मकश में नाव्या अपने लिए आने वाले हर रिश्ते को नकारती जा रही थी। इसी बीच प्रमोशन के साथ ही रमन का ट्रांसफ़र दूसरे सेक्शन में हो गया। अब नाव्या के लिए रमन को रोज़ देखना भी पूरी तरह से मुश्किल हो गया था। प्रमोशन के साथ ही उसकी जिम्मेदारियां भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इधर विहान और विवान भी स्कूल से कॉलेज में आ गए थे। रमन को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का भी अब ध्यान रखना पड़ता था। इस तरह नाव्या से उसका संपर्क कम से कमतर होता गया। रमन की बेरुखी से नाव्या डिप्रेशन में रहने लगी। वह दिन देखती न रात बार बार रमन को फ़ोन मैसेज करने लगी, तो मनन ने उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया। आखिर एक दिन यही तो होना था। एक दिन नाव्या को कहीं से खबर मिली कि रमन विभाग की तरफ से किसी ट्रेनिंग के लिए चेन्नई जा रहा है और फिर 3 साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर रहेगा। नाव्या को बहुत बड़ा सदमा लगा। वह सुबह सुबह उसके ऑफिस में पहुंच गई। रमन अभी तक वहां पर आया नहीं था। वह वहीं बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी। जैसे ही रमन चैम्बर में घुसा, नाव्या फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते उससे बोली, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताने लायक भी नहीं समझा। रमन घबरा गया। उसने फ़ौरन चैम्बर का गेट बंद कर दिया और नाव्या को पानी का ग्लास थमाया। वह कुछ शांत हुई तो रमन उससे बोला, बता देता तो क्या तुम मुझे जाने देती? इतना अधिकार तो तुमने मुझे कभी दिया ही नहीं कि मैं तुम्हें रोक सकूं। नाव्या ने गहरी निराशा से कहा, नाव्या, मैं जानबूझकर तुमसे दूर जाना चाहता हूँ ताकि तुम अपने भविष्य के बारे में अब सोच सको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं तुम्हारे आसपास हूँ तुम मेरे अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकती। मैं इतना प्यार देने के लिए हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। मैं अपने स्वार्थ की खातिर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते को यहीं छोड़कर अब आगे बढ़ना चाहिए। मैंने तुम्हें हमेशा बिना किसी शर्त के प्यार किया है और अपने मन में करता भी रहूँगा, मगर मैं इसे सामाजिक मान्यता नहीं दे सकता। यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। काश तुमने मुझे प्यार ना किया होता। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। हम चाहें कहीं भी रहे, तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी। यह सुनकर नाव्या को सदमा लगा, मगर रमन सच कह रहा था। अंधेरे में भटकने से बेहतर है कि उसे अब नया चिराग जलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। नाव्या ने अपने आंसू पोंछे और फिर धीरे से मुस्कुराई। फिर उठते हुए रमन से हाथ मिलाते हुए बोली, नए प्रोजेक्ट के लिए ऑल द बेस्ट रमन। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। और हाँ, मुझे
पहले प्यार की अनुभूति देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर आत्मविश्वास के साथ चैम्बर से चुपचाप बाहर निकल गई अपनी नए भविष्य की ओर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें अपनी राय भी बताएं कि आपको इन दोनों का फैसला सही लगा या फिर गलत। और फिर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी से जाइए और पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।